नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी कर्नाटक से है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। हुआ ये कि इसी साल मई के महीने की ये बात है, 28th ऑफ मई यानी 28 मई को बेंगलुरु में एक जगह है महालक्ष्मीपुरम। इसी महालक्ष्मीपुरम के एक मकान में एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलती है। लोगों को जब घर के अंदर महिला की मौत हो जाने का पता चलता है और लोग वहां पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि महिला के हाथ पांव दोनों बंधे हुए हैं और मुंह पर भी टेप चिपकी हुई है। और ये सारा मंजर ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये मामला जो है नॉर्मल डेथ का नहीं बल्कि मर्डर का है। लेकिन किलर कौन है और क्यों इस बुजुर्ग महिला की हत्या हुई, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो फौरन जब लोग इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाली कमलम्मा नाम की बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है, उनकी हत्या की जा चुकी है, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बेंगलुरु की पुलिस मौके पर पहुंचती है और बहुत बारीकी से सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करती है। पुलिस ये देखती है कि घर की अलमारी जो है वो टूटी हुई है और घर के सारा जो सामान है, जो कीमती चीज़ें हैं खासकर, वो सारी चीज़ें जो है वो बिखरी हुई हैं। इसे देखकर ऊपरी तौर पर या सरसरी तौर पर ये लगता है कि ये मामला मर्डर ड्यू टू रॉबरी है, यानी लूटपाट के लिए की गई हत्या का मामला है। तो खैर, पुलिस मर्डर का केस रजिस्टर करती है और इस मामले की जांच शुरू कर देती है। इसी के साथ पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वो कातिल कौन हो सकते हैं। पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है और साथ ही आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी पुलिस जांच करने की शुरुआत करती है और साथ ही पुलिस जो है उस जगह का जो मोबाइल नेटवर्क है या मोबाइल टावर है उसका डंप डाटा भी कलेक्ट करने की कोशिश जो है पुलिस करती है। इस तरह से एक साथ कई एंगल से या कई तरह से एफर्ट करके पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। तो खैर, जो सबसे रिलायबल या आप यूं कहें कि जिस मामले में आगे बढ़ने से पुलिस को कातिलों के पकड़े जाने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा थी, पुलिस को उसी एंगल से कामयाबी भी मिलती है। पुलिस जब सीसीटीवी का बहुत बारीकी से मुआयना करती है तो पुलिस देखती है कि जिस रोज़ ये लाश मिली थी उसके एक रोज़ पहले यानी 27 मई को एक ऑटो रिक्शा कमलम्मा के घर के इर्द-गिर्द चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। ये ऑटो रिक्शा जो है वो सुबह के वक़्त भी दिखाई देता है और शाम के वक़्त भी ये ऑटो रिक्शा कमलम्मा के घर के आस-पास राउंड लगाता हुआ दिखता है। अब पुलिस जो है इस ऑटो रिक्शा पर शक करने लगती है और उसको लगने लगता है कि हो सकता है कि इसी ऑटो में बैठकर किलर्स जो है, कातिल इस बुजुर्ग महिला के घर में आए होंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑटो रिक्शा का नंबर प्लेट गायब है और ये भी इस ऑटो रिक्शा पर शक गहराने की एक और बड़ी वजह है, क्योंकि आम तौर पर आपको पता है क्रिमिनल जो है तभी अपनी गाड़ियों से नंबर प्लेट हटा देते हैं या उसे छिपाने की कोशिश करते हैं या फेक नंबर प्लेट लगा लेते हैं, जिससे वो अपने जुर्म को छिपा सके और अपनी आइडेंटिटी कंसील कर सके। तो पुलिस का शक जो है इस ऑटो रिक्शा पर गहरा जाता है। लेकिन चैलेंज ये है कि बिना नंबर प्लेट वाले ऑटो रिक्शा को आखिर पुलिस बेंगलुरु में चलने वाले हज़ारों ऑटो रिक्शा में से कैसे आइडेंटिफ़ाई करे, कैसे उसकी पहचान करे? तो अब पुलिस वाले जो है और बारीकी से उस फुटेज का मुआयना करने की शुरुआत करते हैं और साथ ही उस ऑटो रिक्शा में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात पुलिस नोटिस करने की कोशिश करती है, जो किसी दूसरे ऑटो रिक्शा में आम तौर पर नज़र नहीं आए। इसे आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी कह सकते हैं। तो पुलिस जब उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क की तलाश करती है, तो पुलिस देखती है कि ऑटो रिक्शा के पीछे जो है, बड़े-बड़े अक्षरों में किंग कोहली लिखा हुआ है। किंग कोहली आप सब जानते हैं, हमारे भारत के जो है बहुत हर दिल अज़ीज़ क्रिकेट प्लेयर हैं और विराट कोहली उन्हीं के नाम से किंग कोहली लोग कहते हैं उनको। तो किंग कोहली ऑटो के पीछे लिखा हुआ है। तो ये बात या ये जो एक ख़ास चीज़ है, इसे नोटिस करने के बाद पुलिस अब उस इलाके में चलने वाले तमाम ऑटो रिक्शा में से किंग कोहली वाले ऑटो रिक्शा की तलाश में जुट जाती है और इस कोशिश में पुलिस को जल्द ही कामयाबी भी मिलती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जो है उसको तो ट्रेल करती ही है और ये देखने की कोशिश करती है कि वो जो ऑटो रिक्शा है, जो कमलम्मा के घर के पास महालक्ष्मीपुरम में था, वो किस-किस इलाके से होकर, किन गलियों या सड़कों से होकर वहाँ तक पहुँचा था। ये सारी चीज़ें पुलिस नोटिस करती है और इसी क्रम में पुलिस ये भी देखती है सीसीटीवी फुटेज को ट्रेल करते हुए कि एक शख्स उस ऑटो रिक्शा का नंबर प्लेट एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा होकर खोल रहा है, निकाल रहा है।
इससे ये भी पता चल जाता है कि डेलिबरेटली वो नंबर प्लेट खोला गया था। अब पुलिस किंग कोहली के पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन से उस ऑटो वाले की तलाश शुरू करती है और जल्द ही दूसरे ऑटो वालों से बातचीत करके ये पता चल जाता है कि ये अंजना मूर्ति नाम के एक लड़के का ऑटो है जो उसी महालक्ष्मीपुरम और आसपास के इलाके में अपनी ऑटो चलाया करता है। पुलिस देर नहीं करती, फौरन अंजना मूर्ति को पकड़ती है और जैसे ही पकड़ती है और उससे सख्ती करती है तो अंजना मूर्ति इस कत्ल में शामिल होने की बात कबूल कर लेता है। लेकिन इसके साथ ही वो जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंजना मूर्ति ने कत्ल की ये साजिश जो है वो अकेले नहीं रची, बल्कि उसके साथ इस कत्ल में और भी कई लोग शामिल थे। और इस मर्डर का मास्टरमाइंड वो ऑटो रिक्शा चालक अंजना मूर्ति भी नहीं था, बल्कि एक प्लम्बर था जिसका नाम है अशोक। अशोक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्लम्बिंग का काम करता है, तो उसका लोगों के घरों में आना जाना है। कुछ रोज़ पहले, इस घटना से कुछ रोज़ पहले, एक बार कमलम्मा के घर में कोई दिक्कत हुई थी, प्लम्बिंग रिलेटेड कोई इशू हुआ था, तो फिर कमलम्मा ने अशोक को अपने घर बुलाया था। अशोक जब इस बुज़ुर्ग महिला के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुज़ुर्ग महिला घर में अकेली रहती हैं और उनके शरीर पर भी काफ़ी सारे सोने के ज़ेवर थे और साथ ही उसने ये भी एज्यूम किया घर की हालत देख कर कि घर में और भी रुपए पैसे और सोने चांदी की चीज़ें होंगी। तो उसके दिमाग में ये बात थी कि कमलम्मा जो है, अगर हम अमीर बनने की कोशिश करें या रुपए पैसे लूटने हासिल करने की कोशिश करें तो कमलम्मा हमारे लिए एक सॉफ्ट टारगेट हो सकती है। तो इसके बाद अशोक के दिमाग में ये बात रही और अशोक इसलिए भी रुपए पैसे रातों रात कमाना चाहता था क्योंकि वो काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ था। और कर्ज में इसलिए डूबा हुआ था कि उसने अभी जो पिछला आईपीएल गुजरा है, उस आईपीएल में उसने जमकर सट्टेबाजी की थी और हज़ारों लाखों रुपए गंवाए थे। तो एक प्लम्बर के लिए लाखों रुपए गंवा देना और उसके बाद रुपए पैसों के लिए बहुत परेशान हो जाना, ज़ाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि वो बहुत डेस्परेट था। लेकिन इसी डेस्परेशन में, यानी इसी बेसब्री में, वो रातों रात जो है किसी के साथ लूटपाट करना चाहता था। तो अशोक ने अपने एक और फ्रेंड को एक जगह बार में बैठकर शराब पीते हुए अपना ये आइडिया शेयर किया। उस फ्रेंड का नाम है सिद्धा राजू। और सिद्धा राजू से ये कहा कि वो जो है एक महिला को जानता है जो घर में अकेली रहती है और उसके घर में लूटपाट की जा सकती है। इन लोगों ने ये भी पता लगा लिया था कि कमलम्मा के पति की मौत जो है पिछले साल अक्टूबर के महीने में हो चुकी है। तो उस उनकी देखभाल करने वाला या उनकी हिफाजत करने वाला उनके साथ कोई नहीं है। इसके बारे में जब अशोक को पता चल गया, सिद्धा राजू से सब जब डिस्कशन हो गया, तो इन दोनों ने तय किया कि वो अपने साथ एक और पार्टनर को इन्वॉल्व करेगा जिसकी गाड़ी होगी और फिर वो आसानी से उसी गाड़ी के सहारे कमलम्मा के घर तक पहुंचेंगे और फिर वहां जाकर लूटपाट करेंगे। और इसी प्लानिंग के तहत अशोक और सिद्धा राजू ने अंजना मूर्ति, उस ऑटो ड्राइवर को अपने साथ मिलाया। ऑटो ड्राइवर ने अपना दिमाग दौड़ाया और कहा कि ऑटो का नंबर प्लेट उतार दूंगा, कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। और इसके बाद वो 27 तारीख को, जिस रोज़ ये घटना हुई थी, 27 मई, उस रोज़ वो महालक्ष्मीपुरम गया और सबसे पहले जाकर वो घर के आसपास घूमकर रेकी करके आया, ये देखकर कि कमलम्मा घर में अकेली है, नहीं है, वहाँ कितने लोगों की मौजूदगी होती है सड़क पर, गली में। अगर वो लूटपाट करे तो क्या आसानी से निकल भागना उनके लिए संभव होगा क्या? इन सारी चीज़ों की पड़ताल जो है अंजना मूर्ति करके आया अपनी ऑटो के साथ। इसके बाद शाम को पूरे प्लानिंग के साथ वो फिर से वहाँ पहुँचे और शाम को वहाँ पहुँचने के बाद वो कमलम्मा के घर में इस बहाने से घुसे कि वो ये बात करना चाहते थे कि वो अपनी ऑटो जो है उनके घर के नीचे पार्क करना चाहते हैं, बदले में वो कुछ पैसे भी उनको देने के लिए तैयार है, तो क्या वो इस प्रपोजल के लिए राज़ी है? बेसिकली ऑटो पार्किंग का बहाना लेकर ये अंजना मूर्ति अपने दो दोस्त अशोक और सिद्धा राजू को लेकर कमलम्मा के घर पहुँच गया। लेकिन आपको पता है, वो तो सिर्फ बहाना था, इरादा तो कुछ और था। कमलम्मा ने जैसे ही उन्हें एंटरटेन किया, उनसे बात करने की शुरुआत की, इन तीनों ने उस 80 साल की बुजुर्ग महिला को ओवरपावर कर लिया और सबसे पहले उनका मुंह दबा दिया। अपने साथ टेप लेकर आए थे, मुंह में टेप चिपका दिया और फिर हाथ पांव जो है वो बांध दिए और इस तरह से गला घोंटकर, सांस रोककर पहले उनकी हत्या की और उनके घर में जो भी कीमती चीज़ें और उनके शरीर में जो भी जेवरात वगैरह थे वो सब लूट कर ये तीनों 27 मई को ही फरार हो गए। इसके बाद इन्हें उम्मीद थी कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि ऑटो रिक्शा से नंबर
तो नंबर प्लेट तो वो पहले ही हटा चुके थे और अपना मुंह छिपाकर अंदर गए थे, वापस आए थे। तो उनको पूरा यकीन था कि सीसीटीवी में अगर हमारी कोई तस्वीर आ भी गई तो भी हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस जब तफ्तीश करती है तो एक एक चीज़ का बहुत बारीकी से मुआयना करती है और शायद ऊपर वाले की भी यही मर्ज़ी होती है कि गुनहगार जो है वो हर हाल में पकड़ा जाए। तो इस मामले में ऑटो के पीछे किंग कोहली लिखा होना, या ये भी कह सकते हैं कि जो ऑटो ड्राइवर है उसका विराट कोहली का परम भक्त या परम फैन होना उस कातिल का, उसके पकड़े जाने की एक वजह बनी। तो मैं तो कहूँगा कि बहुत बढ़िया हुआ कि गुनहगार जो है चाहे जिस वजह से हो वो पकड़े गए। तो ये कहानी यहीं तक, और अपने आप में ये कहानी अजीब भी है, थोड़ी चौंकाती भी है कि नंबर प्लेट नहीं होने के बावजूद सिर्फ ऑटो के पीछे 2 लफ्ज़ लिखे होने की वजह से कातिल जो है वो पकड़े गए। तो खैर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो मैंने प्रीवियस वीडियो शूट किया था जिसमें हमने हमने एक कहानी आप लोगों को सुनाई थी जिसमें हमने बताया था कि 11,000 किलोमीटर के फासले पर 2 अलग-अलग लोगों की मौत हुई और उन दोनों लोगों की चिताएं जो हैं वो एक साथ जली। वो 2 लोग कौन थे? 11,000 किलोमीटर यानी इतने फासले में अगर 2 लोगों की मौत हुई तो दोनों की चिताएं जो है एक साथ कैसे जली? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स जो हैं जो आप लोगों ने किए हैं, आइए पढ़ता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सारे हमारे दर्शकों का। ननू राय जी ने कमेंट किया है, बहुत दुखद खबर उन्होंने लिखा है। रितिका जी का कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि जिन 2 लोगों की चिताएं एक साथ जलाई गई, भगवान जो है उन दोनों को किसी न किसी जन्म में फिर से ज़रूर मिलाएं, यही प्रार्थना है। यूज़र समथिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने MO लिखा है, इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया। एनीवे, एक्सपेक्ट रोशन लामा जी का कमेंट है, ये कलिंगपोंग से कमेंट करते हैं और इन्होंने लिखा है सर कीप द गुड वर्क। एनीवे, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा प्रज्वल घिमिरे साहब का कमेंट है, श्याम माली जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। तुरजो कमेंट करते हैं, इन्होंने लिखा आई एम डिसअपॉइंटेड विद सुप्रतिम जी, आई आस्क्ड फॉर द अपडेट ऑफ स्टोरी 2 टाइम्स बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड, मे बी माई लास्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो। देखिए तुरजो जी, ऑनेस्टली सेइंग, एक एक कमेंट का पर्सनलाइज्ड तरीके से आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। तो आई होप कि आप मेरी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और इसे मेरा एरोगेंस नहीं समझेंगे, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों लोग देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इतना एड्रेस कर पाना जो है थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कभी नज़रों के सामने से कोई चीज़ गुजरे और जो सवाल आपने पूछा वो उसका आंसर मेरे जहन में हो, फिर तो मैं स्पॉन्टेनियसली वो आंसर कर देता हूँ। जैसे अभी आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, अगर इसमें आपने वो सवाल लिखा होता और उसका आंसर मुझे याद होता तो मैं फ़ौरन उसे देने की कोशिश करता। लेकिन खैर, जो भी हुआ मिस हुआ। आई होप कि आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे और अपना प्यार यूं ही देते रहेंगे, कमेंट भी करते रहेंगे। बहुत स्वागत आपका। इकराम आलम जी का भी कमेंट है, दुर्गा कर्की जी का भी कमेंट है, विजेंद्र सिंह जी हैं, मामोनी बोरगोहा है, विकास लोंधे साहब का कमेंट है, सनसेट चैनल एक हैं, इन्होंने भी एक इमोजी भेजी है, बहुत दुखद। शशि नारायण जी का कमेंट है, ऋषभ मिश्रा ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है बकवास स्टोरी। तो चलिए, ये भी एक दुनिया की हकीकत है कि हर इंसान को हमेशा खुश नहीं किया जा सकता। ऋषभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बकवास स्टोरी कमेंट लिखने के लिए भी। SNB बरिहा के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कमेंट किया है। नीरू पालिया जी का कमेंट है, अशोक सोलंकी, मीता भट्टाचार्य जी, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। अभिनंदन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रवीण कुमार और रूपा चट्टोपाध्याय, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मैं सारे लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट मेरे को और मेरे इस वीडियो को देते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।